तो अब हम नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं एडिशनल। इसके अंदर हम लोग व्यवहारिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर व्यापार नीति शास्त्र, अर्थात क्या कुछ पूछना है क्या? क्या मीडिया? हम्म, पूछो, कुछ पूछना है तो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्यापार नीति शास्त्र में पहला पॉइंट इसमें है व्यापार नीति शास्त्र के सिद्धांत। व्यापार नीति शास्त्र के सिद्धांत। सिद्धांत में नंबर 1 पे है नंबर 1 पे है फिड्यूशरी दायित्व का निर्वाह। सबसे नंबर 1 पे व्यापार नीति शास्त्र में आता है फिड्यूशरी। हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना? फिड्यूशरी दायित्व का निर्वाह, ये पहला है, नंबर 1। दूसरा सिद्धांत है इसका, पहले लिख लो फिर हम बात करें सिद्धांत का मतलब क्या है। पर्यावरणीय चिंता। पर्यावरणीय चिंता, नियमों का पालन। नियमों का पालन। फिर है आदर्श नेतृत्व। आदर्श नेतृत्व की भावना। फिर है करुणा एवं करुणा एवं समानुभूति का प्रदर्शन। करुणा एवं समानुभूति का प्रदर्शन। 50 चीज लिख सकते हैं, मगर मेन बात है जो है उसको मैं लिखा रहा हूं। मेन का मतलब है जो लिखने से ही लिखना ही पड़ेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर है जवाबदेही
एवं सत्यनिष्ठा का पालन। जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा का पालन। जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा का पालन। फिर है, एक और लिख सकते हैं कहीं, आप नीचे लिखना, मैं बीच में लिख देता हूं। खुलापन एवं पारदर्शिता का प्रदर्शन। खुलापन एवं पारदर्शिता का प्रदर्शन। पहले इसको समझते हैं बारी बारी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जुडिशरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 5 एलिमेंट थे उसमें, 5 या कितने थे, 5। पहला था ट्रस्ट, याद है आपको ट्रस्ट। फिड्यूशरी क्या होता है? जो संबंध टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, माता पिता बच्चों के बीच में है, सरकार और समाज के बीच में है, व्यापारी एवं उपभोक्ता के बीच में है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच में है, वकील और क्लाइंट के बीच में है। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। मुवक्किल के बीच में है, उसी तरह से सिविल सर्वेंट और जनता के बीच में है ना। ये पता है, सबको याद है। अब जो उस दिन नहीं थे उनको तो नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कम से कम अगर छूट गया उसको देख लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए, नहीं तो क्या है कि दिक्कत है बहुत सारी। मैंने कहा था कि फिड्यूशरी जिम्मेदारी में नंबर 1 पे क्या था, याद है आपको? ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट ही था मुझ पे। माता पिता के ऊपर बच्चों का ट्रस्ट ही तो होता है, सरकार के ऊपर जनता का ट्रस्ट होता है ना, विश्वास, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई वकील किसी का केस लड़ रहा है, तो उस मुवक्किल को, जिसने केस की फीस पे करता है, जिसका मामला है, वो तो भरोसा ही कर रहा है ना, है या ना। ट्रस्ट कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कि ये केस में क्या पेचीदगी है, इसमें क्या क्या तकनीकी चीजें हैं, इसमें कहाँ पे मेरा पक्ष कमजोर है, कहाँ मजबूत है, ये सब कौन जानता है? ये सब बात वकील जानता है। अब वकील जो भी कर रहा है, उसके अंदर कौन सी भावना होना चाहिए? ट्रस्ट की भावना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे इसका निभाना है। उसमें और क्या था? करुणा था, जवाबदेही थी, खुलापन था, अपनेपन की भावना थी। तो फिड्यूशरी समझ में आ गया। पहला सिद्धांत क्या है व्यापार नीति शास्त्र का? फिड्यूशरी दायित्व, यानी कि व्यापार को समझना चाहिए जो भी लोग बिजनेस चलाते हैं, है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, लिख ही लो। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, फिड्यूशरी में एक लाइन, व्यापार समूहों को जनता के हितों का, जनता एवं उपभोक्ता ऐसा लिखो, व्यापार समूहों को जनता एवं उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना चाहिए।
उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है पर्यावरणीय चिंता। दूसरा है यहां पर पर्यावरणीय चिंता, अर्थात लिखिए, व्यापार समूहों को पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए। पर्यावरण की चिंता होना चाहिए। उदाहरण उदाहरण उद्योगों के अंदर, उदाहरण उद्योगों के अंदर, उदाहरण में लिखेंगे उद्योगों के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। उद्योगों के अंदर वाटर ट्रीटमेंट, हिंदी में लिखना वाटर वाटर यानी कि मैं अगर पंख एक फैक्ट्री चलाता हूं तो पहले लिख लो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, और देखिए उचित कचरा प्रबंधन, उचित कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट पदार्थ समझते हो ना, वेस्ट। उचित कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट, वेस्ट मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है, क्या छूट गया? जैसे मान लीजिए मेरी हमारी कंपनी चलती है, उस कंपनी से बहुत सारा कचरा निकलता है, तो उसका डंपिंग कैसे किया जाए, उसको डंपिंग नहीं मतलब उसको डिकम्पोज करना, डंपिंग नहीं डिकम्पोज करना, डंपिंग तो अलग चीज हो गई, डंपिंग तो कहीं भी जाके डाल दिया आपने, डिकम्पोज करना उसको, यानी कि जो कचरा निकलेगा उसको हम गारंटी के साथ उसको कैसे खत्म करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उसी तरह से पानी अगर निकल रहा है, मान लीजिए गंदा पानी, सीधी बात नहीं, पानी अगर निकलेगा वहां से तो गंदा ही निकलेगा, प्रदूषित होगा, तो वो नदियों में जाने से पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए, या जमीन में जाने से पहले उसका उसको सही कर दें, उसका जो जो भी उसमें विषैले तत्व हैं, जो केमिकल्स हैं, वो क्योंकि अगर जमीन में जाता रहेगा लंबे समय तक तो क्या होगा, जमीन बंजर होगा। भाई पंजाब में क्या हुआ है, इतना फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, इतना किया गया कि वहां के जमीन या तो बंजर जैसी हो जाएंगी आगे जाके। अब सीधी सी बात है, डॉक्टर क्या कहते हैं आपसे, कम डोज की दवाई खाया करो कहते हैं, जब शुरू से ही, इसलिए बच्चों को मिनिमम डोज दिया जाता है, और जब शुरू से हाई डोज की दवाई खाने की आदत पड़ जाएगी तो जब कोई गंभीर बीमारी होगी तो उस पर सिंपल डोज काम ही नहीं करेगा, उस पर सिंपल डोज काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो पंजाब वगैरह में क्या है, किसानों ने इतना यूज किया है फर्टिलाइजर्स का, उर्वरकों का इतना प्रयोग किया है, केमिकल्स का, कि अब वहां पर अगली फसल के लिए उससे ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो उससे नुकसान किसका हो रहा है, जमीन का नुकसान तो है ही, वो अंदर जमीन में जा रहा है और वो पानी में मिल रहा है, इसलिए वहां कैंसर पेशेंट की संख्या सबसे अधिक है। कैंसर स्पेशल ट्रेन कहीं चलाई गई देश में तो कहाँ, पंजाब में, पता नहीं कैंसर स्पेशल ट्रेन है। इसके पीछे कारण क्या है, जो हरित क्रांति हम कहते हैं, हरित क्रांति का यह एक नकारात्मक परिवर्तन है, परिणाम है, परिवर्तन नहीं परिणाम है ये। हरित क्रांति लाना है मगर सही तरह से खेती करके ना, ये थोड़ी ना कि जहर बना दोगे खाने को। इसलिए आप देखिएगा पंजाब का जो गेहूं है, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में पैकेट वाला आटा अभी भी, कौन सा आटा लोग ज्यादा खरीदते हैं, जब दुकानों पे लिखा था एमपी के गेहूं से बना आटा, तो वहाँ चक्की चक्की दुकान वाले हैं, वो आटा पीसते हैं और उसको पैकेट में करते हैं, लोग उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पंजाब से निकला हुआ गेहूं और उससे बना हुआ आटा
कितना खतरनाक होगा, है ना। तो क्योंकि उसका यूज क्या, उर्वरक का यूज किया गया है। अरे अभी मैं यहाँ आया ना, तो मैं मेरे घर पे बात हो रही थी दिल्ली में। तो बोला क्या खाने में मिलता है, मैंने कहा आलू गोभी की सब्जी। तो बोला अरे वहां तो गोभी बहुत टेस्टी होगी। मतलब ये मान्यता है कि बिहार में, क्योंकि हम देखा है जितना स्वादिष्ट खाना यहाँ होता था सब्जी, यहाँ वैसी सब्जी नहीं मिलती है। फर्क किसका पड़ा है, जमीन का फर्क पड़ता है, जिस तरह से आप उगाते हैं उसका फर्क पड़ता है ना। तो पर्यावरण चिंता में क्या है कि जो कंपनीज हैं उनका दायित्व है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये लगाएं, और साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी निर्धारित करें। लिख लिया, नियमों का पालन लिखिए। कॉरपोरेट समूहों का यह दायित्व है, कॉरपोरेट समूहों का यह दायित्व है कि वह प्रक्रियाओं में, कॉरपोरेट समूहों का दायित्व है कि वह प्रक्रियाओं में प्रक्रियाओं में नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करें। हमारे देश में एक बात आती है, कॉरपोरेट करप्शन, है ना। तो जब मैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें एक चीज आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसी का पार्ट है बिजनेस एथिक्स का, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम वहां पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है कैसे पढ़ाता हूँ, जिसका संबंध जिस चीज से वहां पढ़ाऊंगा ना, लिखा कहीं भी उससे मतलब थोड़ी ना है। अरे दुकान में 50 चीजें हैं, लेकिन मैं इस समय सुबह का समय है तो उस समय वो चीज खरीदूंगा ना जो सुबह खाना चाहिए, हाँ या ना। वो सामान थोड़ी ले लूंगा जो रात में खाना चाहिए, और ले भी लूंगा तो रात में खाऊंगा, हाँ या ना। वही बात है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बिजनेस एथिक्स का पार्ट है, मगर इसको कहाँ पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हम गवर्नेंस पढ़ेंगे एक साथ। उस पे हम पढ़ेंगे गवर्नेंस क्या है, सुशासन क्या है, नैतिक शासन क्या है, जो कि थोड़ा पढ़ा हमने नैतिक शासन हल्का सा, लेकिन मेन रूप से वहां पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से लोकतांत्रिक शासन क्या है, ये सब एक साथ पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या है ना, वहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी। तो ये कहा गया है कि कॉर्पोरेट करप्शन जो है एक बड़ा पार्ट प्ले करता है भ्रष्टाचार में, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में। कैसे होता है, मान लीजिए मैं पटना में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि पटना में गंगा नदी भी है, पटना की जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन मुझे लगाना है फैक्ट्री एनी हाउ, कैसे भी मुझे फैक्ट्री यहाँ लगाना है, क्योंकि मेरा भी ध्यान पानी पर ही है। पानी यहाँ बहुत है, प्लस जमीन सब सस्ती है तुलना में बैंगलोर के, मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि हाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे नियम कानून है। उतने नियम कानून को अगर मैं फॉलो करूंगा तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, प्लस बहुत सारे प्रतिबंध भी लग सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऑफिसर से कांटेक्ट किया, सरकारी ऑफिसर से कांटेक्ट किया, उनको पैसे खिलाए, और काम, जो काम 4 दिन में होता था, 5 दिन में होता, 10 दिन में होता, वो एक काम 1 घंटे में हो गया, है ना। तो नियमों का उल्लंघन होगा तभी ना ऐसा होगा। अगर नियमों के हिसाब से काम होगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि कॉरपोरेट को, उद्योग समूहों को नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला, ये आदर्श नेतृत्व की भावना, एक लाइन लिख लें इसके अंदर भी। व्यापार समूहों का नेतृत्व करने वाले लोगों में, व्यापार समूहों का नेतृत्व करने वाले लोगों में, व्यापार समूहों का नेतृत्व करने वाले लोगों में नीति शास्त्र की समझ होनी चाहिए। नीति शास्त्र की समझ होनी चाहिए। फिर आइए अगला, खुलापन एवं पारदर्शिता।
उद्योग समूहों को अपने कार्य में, उत्पादन में, व्यापार समूहों को अपने कार्य में, हाँ, उद्योग समूहों को अपने कार्य में, उत्पादन में एवं आचरण में, कार्य में, उत्पादन में एवं आचरण में खुलापन एवं पारदर्श खुलापन एवं पारदर्शिता लानी चाहिए। खुलापन एवं पारदर्शिता लानी चाहिए। अब समझिए जरा इसको। आपने सुना, मान लीजिए कोई कंपनी है जो शहद बेचती है, मैं एग्जांपल छोटा दे रहा हूं, या घी बेचती है। क्या लिखा आता है? क्या बोलते हैं? डाबर हनी, शुद्ध हनी। तो आपने कहा कि डाबर हनी शुद्ध हनी है, तो जैसा आपने लिखा है बॉटल पे वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीनी घोल दिया है आपने। उसी प्रकार से आप कहते हैं, देखो दुकानों पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी के बने हुए लड्डू मिलते हैं। अरे भाई, देसी घी अगर सही मायने में शुद्ध होगा ना, तो जो लड्डू 5 रुपए किलो बेचते हैं वो हो जाएगा 1500 रुपए किलो। देसी घी 2000 रुपए किलो से कम का नहीं आएगा। देसी घी बनाने में देसी घी बनाने में अगर सही बोलते हैं, कम से कम 1800 रुपए कॉस्ट। मैं तो जो भी बनाते हैं, जो भी घी 1500 रुपए किलो से कम का मिल रहा है वो डुप्लीकेट है, कुछ ना कुछ मिलावट है उसमें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, 1500 से कम में अगर कोई घी बेच रहा है देसी घी के नाम पर, उसमें मिलावट है। चाहे वो बाबा रामदेव बेचे या कोई से भी देव बेचे, है ना। तो क्या है बेसिकली, आपने लिखा शुद्ध देसी घी, वो है क्या? किसका अभाव है? किसका अभाव है? पारदर्शिता का अभाव है। आप पहले होते फेयर एंड लवली, फेयरनेस क्रीम था। इस पे आरटीआई, इस पे केस हुआ तो क्या कर दिया, अब उसे ब्यूटी क्रीम बोलते हैं। दावा ये हुआ कि आप कहते हो कि हम काले को गोरा बनाते हैं। एक उदाहरण बताइए। तो कोर्ट का ये कंज्यूमर फोरम में जब ये मामला जाता है तो क्या करते हैं, आदेश दिया गया कि भाई नहीं, तो आप देखना उस पे ब्यूटी क्रीम लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? ब्यूटी क्रीम, फेयरनेस क्रीम नहीं। क्योंकि गोरा नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो क्या है, खुलापन का अभाव था। किसका अभाव था? खुलापन एवं पारदर्शिता की भावना का अभाव था। हाँ या ना? तो वही चीज है। आगे आइए, करुणा एवं समानुभूति का प्रदर्शन लिखिए। उद्योग समूहों को उद्योग समूहों को उपभोक्ताओं उद्योग समूहों को उपभोक्ताओं, पर्यावरण एवं अपने अपने कर्मचारियों अपने कर्मचारियों के प्रति करुणा एवं समानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। करुणा एवं समानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। लास्ट में आइए। यानी मान लीजिए अगर हमारे मन में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में आपके प्रति समानुभूति और करुणा होगी तभी तो मैं आपके साथ न्याय करूंगा। है या ना? तो कोई कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट में मिलावट है, पाम ऑयल मिला है, बिस्किट में क्या मिला है? पाम ऑयल। ये क्या दिखाता है कि बिस्किट बनाने वाले कंपनी में जनता के प्रति करुणा और की भावना नहीं है। बिस्किट्स में क्या मिलाते हैं? पाम ऑयल।
अधिकतर में जिस बिस्किट में पाम ऑयल मिलाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसका मतलब है कि उद्योग समूह चाहे कोई भी बिस्किट है उसमें क्या भावना नहीं है? करुणा की भाव। अगर करुणा की भावना होती तो ऐसा काम करते ही नहीं। करुणा की भावना अगर होती ऐसा काम करते? जनता का नुकसान हो वो काम नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट। जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा का पालन उद्योग समूहों को जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा का पालन उद्योग समूहों को सभी हितधारकों के साथ सभी हितधारकों के साथ न्याय हेतु प्रेरित करता है। न्याय हेतु प्रेरित करता है ना? हो गया। तो ये है सिद्धांत है किसके? व्यापार नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत 7 हैं। ठीक। बहुत सारे जितने भी आप ये पढ़ रहे हो ना, अप्लाइड एथिक्स, व्यवहारिक नीति शास्त्र, उसमें एक एक नीति शास्त्र में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? ठीक है, तो उसको इसीलिए मैं क्या लिखा रहा हूं कि जैसे आप एक बेस दे दिया आपको मैंने, उस पर हम लंबे आगे बढ़ते हुए लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। आइए। व्यापार नीति शास्त्र के व्यापार नीति शास्त्र के तत्व। व्यापार नीति शास्त्र के तत्व क्या तत्व है भाई? उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता। कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता। पहली चीज होती है उच्च प्रबंधन जो है, क्या मतलब? जो मैनेजमेंट में ऊंचे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो उनके अंदर प्रतिबद्धता है। क्या होता है प्रतिबद्धता? काम के प्रति की समर्पण। प्रतिबद्धता कल पढ़ा था मेरे ख्याल से हम लोगों ने, किसी में तो पढ़ा है। प्रतिबद्धता हमने कल पढ़ा है। जरा दिखाइए तो क्या कहाँ लिखा है, अगर पढ़ा है तो। क्योंकि रिवीजन नहीं करके आओगे ना तो क्या होगा, हमको एक ही चीज बार बार पढ़ना पड़ेगा। है ना वहां पे? और उसको समझाया भी होगा मैंने थोड़ा, है ना? जनता के ये उसमें लिखा है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूं, सुनो जरा, मैं अगर काम कर रहा हूं आपके लिए तो मैं पूरा समर्पण दूंगा। टाइम से आऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी बातें बताऊंगा, आंसर राइटिंग कराऊंगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर मैं खाली टाइम पर आके पढ़ा के चला जाता तो मेरे में मैं अच्छा टीचर हो सकता, मगर प्रतिबद्धता की कमी होगी। समझे कि नहीं? तो प्रतिबद्धता कहा गया है, बहुत बड़ा शब्द है ये अपने आप में। प्रतिबद्धता में समर्पण है, कठिन परिश्रम है। तो कहा गया पहली चीज क्या है? उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता। नंबर 2 पर, ये पहले नंबर पर रहेगा, इसको नंबर चेंज नहीं कर सकते, जैसे पीछे वाले में इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, हालांकि यही क्रम रखोगे अच्छा है। इसको नंबर 1 पे रखना। लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूं इसमें नंबर 1 पे ये रहेगा, है ना? क्यों रहेगा अब हम पहले लिख लेते, चारों चार लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरा है यहाँ पर नियमों का प्रकाशन। नियमों का
नियमों का प्रकाशन, अनुपालन तंत्र, अनुपालन तंत्र। फिर है कर्मचारियों की भागीदारी, भागीदारी। फिर है परिणाम का समय समय पर आकलन। परिणाम का समय समय पर आकलन। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। तो पहला उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता, फिर है नियमों का प्रकाशन। लिख लिया सब? समझते हैं इसको आप? ये नंबर चेंज नहीं कर सकते आप, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, पहले वो रहेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें नंबर चेंज करने पर क्या होगा? क्रम बिगड़ जाएगा। समझ लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है, मान लीजिए जैसे कोचिंग का टॉप मैनेजमेंट, क्या मैं टॉप मैनेजमेंट में आऊंगा? यहाँ पे नहीं आऊंगा। टॉप मैनेजमेंट का मतलब है जो डिसाइड करते हैं क्लास कितने घंटे की होगी, क्लास किस किस दिन होगी, क्लास क्लास किस तरह से होगी, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, दोनों दोनों साथ में होगी, है ना? क्लास कोचिंग पर क्या क्या नियम होंगे, है ना? तो ये जो है मैनेजमेंट के हाथ में है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर जो बैठे लोग हैं, अगर उनमें प्रतिबद्धता है, समर्पण है काम के प्रति और हितधारकों के प्रति, तो जो भी नियम वो बनाएंगे, जो भी वो सिस्टम बनाएंगे, वो सिस्टम अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? उसमें सबका ध्यान रखा जाएगा। जैसे अगर प्रधानमंत्री के अंदर प्रतिबद्धता है तो मंत्रियों में आएगी ही, हाँ या ना? अगर किसी किसी टीम का कप्तान ही बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता है, बहुत ईमानदारी उसके अंदर है, सत्यनिष्ठा है, अनुशासन है, तो वो टीम के अंदर खिलाड़ियों में वो भावना होगी, हाँ या ना? क्योंकि कप्तान जो कहेगा करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो पहली चीज ये बताया गया, व्यापार नीति शास्त्र का के तत्व का मतलब क्या है कि सिद्धांत पढ़ा आप लोगों ने? अभी सिद्धांत पढ़ा था ना पीछे? अरे हाँ या ना? सिद्धांत बना लिया हमने, उसका पालन कैसे होगा? इसका मतलब है कि पहले जो सिद्धांत हमारे हैं उसके लिए जरूरी ये है। अब सिद्धांत हमने बना लिया कि हमारे सिद्धांत ये है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट सोचेगा, वो क्या करेगा? नियम बनाएगा। फिर क्या करेगा? नियम। नियम के दो प्रकार होते हैं, आगे हम इसका दोनों का अंतर पढ़ेंगे, अभी हम मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर ये थोड़ा 3 दिन पहले की चीज हम अभी पढ़ देंगे, अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नियम में दो हिस्से होते हैं, पहला होता है नीति शास्त्र संहिता,
कोड ऑफ एथिक्स, और दूसरा होता है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स जैसे किताब बन गई, नियमों की किताब। जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन सब की अपना एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, यानी कि नियमावली, नियमों की एक किताब। जैसे कभी अगर आप चाहोगे ना, आरटीआई फाइल करेंगे या कहीं किसी कंपनी से मांगेंगे, तो वह आपको बाकायदा भेजेंगे भी कि हमारे कंपनी के सारे नियम है, हमारा ये कोड ऑफ एथिक्स है, यानी हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, इन नियमों को हम मान के चलते हैं। लेकिन आचार संहिता क्या है? जो हमेशा आपके साथ चलता है। जैसे मान लीजिए, नीति शास्त्र संहिता क्या कहता है? नीति शास्त्र संहिता ये कहता है कि हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, रेड लाइट दिखने पर रुक जाना चाहिए, ग्रीन होने पर आगे जाना चाहिए। लेकिन क्या इतने से काम चल जाता है क्या? आप सचमुच जब सड़क पर जाते हैं तो खाली इतना ही फॉलो करते हैं क्या? इन सब नियमों का पालन करने के बाद भी हो सकता है आप सड़क पे, हो सकता है कि आप सड़क पर इस तरह से गाड़ी चलाएं कि बाकी लोगों को असुविधा हो रही है या ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, मगर इसका पालन कर रहे हैं क्या? ये उद्देश्य की बात करता है और ये कार्य की बात करता है। ये उद्देश्य है और ये कार्य है। अब लिख लेना चाहिए ना उसको। इसके आगे लिखना उद्देश्य और ये है कार्य। खाना क्यों खाते हो? पोषण के लिए, है ना? लेकिन पोषण पोषण चिल्लाने से पोषण मिलेगा क्या? खाना अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये है अच्छे से खाना बनाना, और ये है पोषण एक तरह से। मतलब क्या है? ये उद्देश्य की बात करता है। मूल रूप से क्या फॉलो करना पड़ता है? आचार संहिता। जैसे क्लास में अगर आप क्लास के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, या मेरे बारे में कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपके नकारात्मक सोचने पर मैं आपको पनिशमेंट दे सकता हूँ क्या? आपके सिर्फ नकारात्मक सोचने पर पनिशमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप भले ही मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाए क्लास में, तो अब अब मिलेगा पनिशमेंट। कोर्ट को मालूम है कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है, इसका जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है, मगर इससे धोखे से गलती हो गई है, फिर भी अगर सबूत उसके खिलाफ है, कोर्ट क्या करेगी? देगी ना सजा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसने आचार संहिता, आचार संहिता मतलब है जो आचरण में आए, आचरण वाला नियम। नियम तो ये भी है, ये नियम की किताब है और नियम का प्रयोग है। ये नियम की किताब है और ये नियम का प्रयोग है। इसको लिख लेना चाहिए, नियम की किताब, नियम का प्रयोग। अभी तक नहीं सीख पाया क्या क्या लिखना चाहिए? एक है नियम की किताब और एक है नियम का प्रयोग। एक है नियम की किताब और एक है नियम का प्रयोग, है ना? तो किताब में नियम लिखे हैं, मगर अल्टीमेटली तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं अगर उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता है, तो क्या करेंगे? ये दोनों बनाएंगे, हाँ या ना? नियम तो वही बनाएंगे ना। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि नियम तो बन गया है, अब उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो निर्धारित करना पड़ेगा, हाँ या ना? खाली नियमों का पालन, खाली नियम तो बन गए मगर पालन नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या? कोई लाभ है? तो नियम बनने के साथ साथ नियमों का पालन भी होना चाहिए।